नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, भारत की कृषि भी बने आधुनिक, किसान अपनाए नए तौर तरीके, किसानों पर बोझ हो कम, देश की कृषि को केमिकल फ्री बनाने के लिए उठाए गए हैं कदम। पीएम मोदी ने कहा, अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने का चलाया जा रहा है अभियान। खेत में ही सोलर पैनल लगाने के लिए दी जा रही है मदद। बीते बजट में किसान रेल और किसान उड़ान की सुविधा की सुनिश्चित। अब ड्रोन किसान का बनने वाला है नया साथी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पर डीडी न्यूज के साथ खास मुलाकात में कहा, सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध, किसानों के विकास के लिए सरकार कर रही है प्रयास, एमएसपी रहेगी जारी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार ने कृषि मंत्रालय का बढ़ाया है बजट, इसमें गांव, गरीब किसान, महिला सबका रखा गया है ध्यान। कहा, संतुलित और समग्र विकास का बजट। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बजट 2022-23 पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज समय की मांग है कि भारत की कृषि भी आधुनिक बने, नए तौर तरीके अपनाएं, किसानों पर बोझ कम हो। उन्होंने कहा कि देश की कृषि को टेक्नोलॉजी आधारित और केमिकल फ्री बनाने के लिए बड़े कदम इस बजट में उठाए गए हैं। आज समय की मांग है कि भारत की कृषि भी आधुनिक बने, नए तौर तरीके अपनाएं, किसान पर बोझ कम हो। देश की कृषि को टेक्नोलॉजी आधारित और केमिकल फ्री बनाने के लिए बड़े कदम इस बजट में उठाए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जब हम किसान की बात करते हैं तो इसका मतलब देश का छोटा किसान होता है, जो 85% से ज्यादा है। उनकी सुविधा के लिए ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। जब हम किसान की बात करते हैं तब हमारी प्राथमिकता छोटा किसान ही रहनी चाहिए। 80-85% हमारे छोटे किसान हैं। अगर एक बार हमारा छोटा किसान मजबूत बनता है, ताकतवर बनता है, देश की ग्रामीण जीवन बदल जाता है। और इसलिए हमने इस पर बहुत ध्यान केंद्रित किया है। हमने देखा है देश में कौन सी बातें हम सुनते आए हैं। गरीबी हटाने की बातें तो हुई, लेकिन होता क्या था, और वो गलत होता था, मैं नहीं कहता। कहीं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनते थे, कहीं इकोनॉमिक कॉरिडोर बनते हैं। हमने भी आकर देश में 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए हैं। लेकिन अब हम देश में पहली बार एक और कॉरिडोर बना रहे हैं, जो इस बजट में घोषणा की गई है। प्राकृतिक खेती का कॉरिडोर, नेचुरल फार्मिंग का कॉरिडोर बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। नेचुरल फार्मिंग का कॉरिडोर लगभग 2500 किलोमीटर लंबा होगा, करीब 10 किलोमीटर चौड़ा होगा, और पहले चरण में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मां गंगा के किनारे 5-5 किलोमीटर चौड़ा, दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर नेचुरल फार्मिंग का एक कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। अपने इस संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समय नए अवसरों का है, नए संकल्पों की सिद्धि का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बहुत जरूरी है कि भारत आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर भारत की नींव पर एक आधुनिक भारत का निर्माण हो। ये समय नए अवसरों का, नए संकल्पों की सिद्धि का समय है। बहुत जरूरी है कि भारत आत्मनिर्भर बने, और आत्मनिर्भर तो बने ही, आत्मनिर्भर भारत की नींव पर एक आधुनिक भारत का निर्माण हो।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रोन तकनीक से किसान को तो मदद मिलेगी ही, उत्पादन का रियल टाइम डेटा भी उपलब्ध होगा। इससे जुड़े स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए नाबार्ड के माध्यम से मदद भी दी जाएगी। बीते बजट में हमने किसान रेल और किसान उड़ान की सुविधा सुनिश्चित की। अब किसान ड्रोन किसान का नया साथी बनने वाला है। इसके लिए एफपीओ के माध्यम से किसानों को खेत में ही उचित किराए पर ड्रोन और दूसरी मशीनरी उपलब्ध कराई जाएगी। ड्रोन टेक्नोलॉजी से किसान को तो मदद मिलेगी ही, उत्पादन का रियल टाइम डेटा भी प्राप्त होगा। इससे जुड़े स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए नाबार्ड के माध्यम से एक विशेष फंड की मदद भी दी जाएगी। साथियों, कृषि को हाईटेक करने के साथ साथ देश की कृषि को नेचुरल बनाने पर भी अभूतपूर्व फोकस है। दोनों पहलू पर हम बल दे रहे हैं। आधुनिक हो, टेक्नोलॉजी हो, खर्च में बचत हो, साथ साथ बैक टू बेसिक, हमारी ये धरती माता बर्बाद न हो, हमारी धरती माता की उपजाऊ शक्ति खत्म न हो, और इसलिए केमिकल मुक्त खेती, प्राकृतिक खेती। साथियों, इसके कारण किसानों की जो खेत में इन्वेस्टमेंट खर्च होता है, लागत घटाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब करीब 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचने लगा है। इसमें से करीब 5 करोड़ से ज्यादा पानी के कनेक्शन जल जीवन मिशन के तहत पिछले 2 वर्षों में दिए गए हैं। बजट में घोषणा की गई है कि इस साल करीब 4 करोड़ ग्रामीण घरों को पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। हमारी सरकार के प्रयासों से आज देश में करीब 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचने लगा है, और इसमें से करीब 5 करोड़ से ज्यादा पानी के कनेक्शन जल जीवन मिशन के तहत पिछले 2 वर्ष में दिए गए हैं। अब बजट में घोषणा की गई है कि इस साल करीब 4 करोड़ ग्रामीण घरों को पाइप से पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। और जब ग्रामीण घर की बात आती है तो उसमें अधिकतम समाज किसानी से जुड़ा हुआ होता है, खेत के काम से जुड़ा हुआ होता है। उसका समय बचेगा, माताओं बहनों का समय बचेगा, वो कृषि के समय में अपना योगदान दे पाएगी। इस पर पानी पहुंचाने के लिए, घरों में पानी, मेरी माताओं बहनों को कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए पहले करीब 40,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया था। अभी 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पर डीडी न्यूज के साथ एक विशेष मुलाकात में बताया कि सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों के विकास के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि एमएसपी जारी रहेगी। खेती का दशा और दिशा तय करने वाला किसान है। सरकार उनके साथ मदद करने के लिए जितने भी करना है वो करने के लिए तैयार है। सोलर पावर जनरेशन, बी कीपिंग, और खेती में भी एक हिस्से में एग्रो फॉरेस्ट्री, फिर प्रोसेसिंग के द्वारा, फिर उनको भी हाई यील्डिंग सीड्स देने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इस बजट में हमारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा भी बहुत सारे कदम के लिए हमने रास्ता इसमें दिखाया और पैसा भी उसके लिए अलोकेट किए। एक्सपोर्ट के लिए किसान रेल जैसे नॉर्थ ईस्ट से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का विदेश में बहुत ही डिमांड है। उनके लिए प्रोडक्ट्स को एयरलिफ्ट करना पड़ता है, नहीं तो उनके लॉजिस्टिक्स बीइंग व्हाट इट इज,
एग्रीगेट करना भी असंभव की बात होता है। ऐसे बहुत सारे रास्ता हम खोज रहे हैं जिसके द्वारा किसान की आमदनी दोगुनी होगी। सिर्फ एमएसपी रहेगा नहीं, मगर अब तक के कभी नहीं पहले हुआ उतना प्रोक्योरमेंट अभी हो रही है। पिछले 4-5 साल से लगातार एमएसपी हाईएस्ट दिया जा रहा है, रेट भी हाईएस्ट, क्वांटम प्रोक्योरमेंट भी हाईएस्ट, और तुरंत डीबीटी के द्वारा उनके हाथ में पैसा भी जारी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि मंत्रालय का बजट सरकार ने बढ़ाया है। इसमें गांव, गरीब किसान, महिला सबका ध्यान रखा गया है। ये संतुलित और समग्र विकास का बजट है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को अगर हम देखें तो पिछले बार कृषि मंत्रालय का बजट 1,23,000 करोड़ था, इस बार 1,32,000 करोड़ रुपए है। इस बजट में गांव, गरीब, किसान, दलित, महिला, नौजवान सबका ध्यान रखा गया है। यह बजट समग्र विकास और संतुलित विकास की कल्पना को साकार करने वाला बजट है, जहां एक और गरीब के जीवन में बदलाव आए, उसको अधोसंरचना मिले, उसका जीवन जीना आसान हो, समय पर उसकी पात्रता के अनुसार उसका लाभ और न्याय उसे प्राप्त हो जाए। इस पर तो बजट में प्रावधान किए ही गए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि बजट में जो मोटे अनाज वर्ष मनाने की घोषणा हुई है उससे किसानों को लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनका मंत्रालय तेजी से काम कर रहा है। प्रहलाद सिंह पटेल से बात की हमारे संवाददाता विक्रम जीत ने। कैसा रहा इस बार का आम बजट खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के लिए? इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। आइए उनसे बात करते हैं। सर, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के लिए कैसा रहा इस बार का बजट? भारतीय खान पान दुनिया में बहुत उसकी मांग भी है और वो पसंद भी किया जाता है। दूसरा, दुनिया ने अगला वर्ष मोटे अनाज के लिए घोषित किया है। दो बड़ी ऐसी दुनिया में घटती घटनाएं हैं जिसके मांग और पूर्ति के अंतर को पाटना, ये खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का काम था। और मुझे लगता है कि जो बजट इस बार आया उसमें हमारा बजट पिछले वर्ष की तुलना में 135% बढ़ा है। एक नई स्कीम आई है, PIL स्कीम, और जो हमारी सबसे सफल योजना थी किसान संपदा योजना, उसके बजट में भी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। हम लक्षित रूप से ध्यान रखेंगे कि जो हमारा भारतीय खान पान है उसकी मार्केटिंग, उसकी ब्रांडिंग और उसकी गुणवत्ता, तीनों की गारंटी हम दे सकें। और मुझे लगता है इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उससे हम उसको पूरा कर पाएंगे। दूसरा, जो मोटे अनाज का क्षेत्र है, भारत उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो दुनिया की मांग को पूरा करेगा। और इसलिए किसानों को कैसे संबल मिले, वो उत्पादन बढ़ाएं, वो गुणवत्ता ठीक रखें। नाबार्ड के माध्यम से उद्योगपतियों को भी राहत देने का काम किया गया है, जो छोटे उद्यमी हैं जो इन बातों को आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जितने भी कंपोनेंट्स हो सकते थे, जो चुनौतियां हो सकती थी, उसके लिए इस बजट में प्रावधान है। और इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी तरफ से ये बताया गया है कि इस वर्ष, अगला वर्ष जो है वो मोटे अनाज के तौर पर तय किया गया है। साथ ही जो है नदियों जोड़ो जो परियोजना है उसके माध्यम से किसान जो है सिंचाई के माध्यम से आत्मनिर्भर हो पाएंगे भविष्य में। तो ऐसे में ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, इससे किसानों की जो आत्मनिर्भरता की बात करती है सरकार, वो उसकी तरफ कहीं हम आगे बढ़ चुके हैं सर? उसमें लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। ये ऐसे गतिरोध थे जो अंतर्राज्यीय कारणों से, राजनीतिक कारणों से ये चीज़ें रुकती थी, ये टूटा है। लेकिन जब भी कभी नदी जोड़ो अभियान की हम बात करते हैं तो सिंचाई का पानी भी देगा, वो पीने का पानी भी देगा, वो बाढ़ और सूखे के बीच में जो होने वाले नुकसान हैं उनको भी कम करेगा, तो रोज़गार के अवसर भी देगा। साथ में इसके साथ एक और प्रावधान है, वो है सौर ऊर्जा का, जिसकी कभी कोई कल्पना नहीं करता था। लोग मानते थे कि जल विद्युत ही बनेगी, लेकिन इन सारी परियोजनाओं के बीच में अब एक नया कंपोनेंट उसके साथ जुड़ा है, वो सौर ऊर्जा का है, जो हमारे ऊर्जा के स्वावलंबन को भी
मजबूत करेगा। 2014 में सर जल शक्ति मंत्रालय बना था, उस समय एक सोच आई थी कि सबको जल मिले, गंगा स्वच्छ हो, तो कहीं ना कहीं हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। साथ में किसानों को सिंचाई को लेकर, आत्मनिर्भरता को लेकर, तमाम जो सोच इस मंत्रालय को लेकर बनाई गई थी उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हुए सफलता से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, नमामि गंगे एक प्रतीक है, वो स्वच्छता का प्रतीक भी है, वो जल राशि का प्रतीक भी है। और इस बजट में एक नई बात आई है कि गंगा के किनारे दोनों तरफ 5 किलोमीटर में हम प्राकृतिक खेती करेंगे। वो जैविक खेती हो, जीरो बजट खेती हो, लेकिन हम प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं। जब हम नमामि गंगे कहते हैं तो वो सिर्फ गंगा के लिए नहीं है, हमारी तमाम नदियों पर ये मॉडल अप्लाई होगा। और मध्य प्रदेश में जबलपुर के किसानों ने बजट का स्वागत किया और कहा कि सरकार जो कर रही है वो किसानों के हित में कर रही है और किसानों को सुविधा भी मिल रही है। किसानों को 3 किस्तों में 6,000 किसान सम्मान निधि भी मिल रहा है। किसान होने के नाते जो सरकार किसान के लिए उपयुक्त खाद है और जैसे हार्वेस्टर है या दवाई का उपचार है, जो सरकार कर रही है बहुत अच्छा है, किसानी के लिए ठीक है। क्योंकि आज की महंगाई में मजदूरी बहुत बढ़ चुकी है। किसान अगर मजदूरों को मजदूरी से कार खेत में लेता है तो वो उत्पादन नहीं कर सकता। मशीनों द्वारा किसान को कम बजट बनता है, यानी पैसा कम लगता है। हमारे तो समझ से साहब अच्छा कर रही है और ऐसा अच्छा आगे भी करते रहे और जो सुविधा है गरीबों को वो देती रहे। पैसा देती है 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपया। और भाई अब किसानों की तो अपन ज़्यादा किसान नहीं है, माने छोटे से ज़मीन जगह जोतते हैं, तो अपन का तो ठीक है भाई, राशन दे रही, सब कुछ सुविधा तो दे रही सरकार। और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत किसानों के अनुभव के कारण भारत में कृषि व्यवस्था और उसकी चुनौतियों को बखूबी समझते हैं। देश में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने में उनका अहम योगदान है। किसानों की आय बढ़ाने और रासायनिक खेती के खतरों से निजात पाने के लिए प्राकृतिक कृषि एक बेहतरीन उपाय है। प्राकृतिक खेती कृषि की प्राचीन पद्धति है। ये भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। पेश है प्राकृतिक खेती और इससे फायदे के संदर्भ में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से अहमदाबाद दूरदर्शन के डिप्टी डायरेक्टर उत्सव परमार की बातचीत के संपादित अंश का 5वां भाग। जब भी कोई प्राकृतिक कृषि की ओर बढ़ता है तो उत्पादन जो है वो सीमित होता है या धारणा के विपरीत होता है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं किसान बंधुओं को बताना चाहता हूँ, जब देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज़्यादा जीवाणु हैं तो 10 किलो गोबर में कितने होंगे? और जब हम जीवामृत बनाते हैं तो इन जीवाणुओं को खाने के लिए हम दाल का बेसन देते हैं जो प्रोटीन का काम करता है, उन जीवाणुओं को स्वस्थ बनाता है। और जो गुड़ देते हैं वो उनको मल्टीप्लाई करता, बढ़ाने का काम करता है। और मिट्टी के जो जीवाणु हैं वो मिलके वो असंख्य जीवाणु बनते हैं। और जब जीवामृत बनाते हैं तो हर 20 मिनट में ये जीवाणु डबल होते जाते हैं, तो 72 घंटे में ये असंख्य होंगे। और जब खेत में ये पानी के साथ जाएंगे, धरती के जीवाणुओं से मिलके ये कल्चर का, जामुन का, मेलवन का काम करते हैं। और यही वो जीवाणु हैं जो आकाश में 78% नाइट्रोजन है उसको ये खींचते हैं और भोजन बना के पौधे की जड़ को देते हैं। एक काम। नंबर 2, जब हम धरती को आच्छादन से ढकते हैं तो आकाश के जलीय तत्व को ये खींचती है, धरती की नमी को बना के रखती है। तो प्राकृतिक खेती में 50% पानी कम प्रयोग होगा, हमारे 50% पानी की बचत हो जाएगी। दूसरा, इस आच्छादन का ये लाभ है। तीसरा, जब हम आच्छादन करते हैं तो धरती पे अंधेरा रहता है और ये जो हलसिया है ना, केचुआ, अर्थवर्म, ये केवल अब रात में काम करता है, दिन में क्यों नहीं करता? जब वो बाहर आता तो कोई पक्षी उसे उठा ले जाए, उसको डर रहता है, मृत्यु का भय रहता है। जब हम इसको ढक देंगे, अंधेरा रहेगा, तो ये अर्थवर्म रात को भी काम करेगा और दिन में भी काम करेगा।
और ये डबल उत्पादन दे के खाद का निर्माण पौधे के लिए करेगा। ये तो निःशुल्क फ्री का नौकर है। ये काम, ये आच्छादन के कारण ये 24 घंटा काम करेगा। अगला, ये जो हलसिया है, अर्थवर्म है, केचुआ है, जब धरती में छेद बनाता जाता तो ये उसी छेद से नहीं आता, इससे जाता दूसरे से आता, इससे जाता दूसरे से आता, और अपने शरीर से पसीना छोड़ता है, उससे छेद को लीपते हुए जाता हो, जल्दी बंद नहीं होता। उस छिद्र के द्वारा धरती में ऑक्सीजन जाती है तो धरती उपजाऊ बनती है। और ये छिद्र बंद नहीं होते, लाखों करोड़ों छिद्र ये बनाता है। लाखों केचुआ 1 एकड़ में काम करते हैं। जब प्राकृतिक खेती होगी, रासायनिक में जीवाणु भी मर जाएंगे और ये भी मर जाएगा। आप मोटा उदाहरण देता हूं, आप किसी अलसिया को, अर्थवर्म को पकड़ो, केचुआ को, और उस पर यूरिया डालो तभी मर जाएगा। और उसी केचुआ पे गाय का गोबर डालो, परिवार बढ़ाएगा। सीधा फार्मूला है। अब अलसिया तो मजबूत है, जीवाणु तो इससे भी सूक्ष्म है, वो तो और जल्दी मरेंगे। तो हमने सबसे बड़ी गलती की है, रासायनिक का इतना प्रयोग करके जो हमारे मित्र थे किसान के, उन्हीं को मार दिया। अब उसका परिणाम हो क्या रहा है? जब हमने रासायनिक खेती शुरू की थी, उस समय 1 एकड़ में 10 से 15 किलो आप यूरिया डीएपी डालते थे, पर्याप्त था। आज 5-5, 6-6 बैग एक एक फसल में डालने पड़ रहे हैं। उत्पादन घट रहा है, यूरिया डीएपी बढ़ रहा है, उससे किसान की लागत बढ़ गई। भारत सरकार को अरबों रुपया इस पर सब्सिडी में खर्च करना पड़ता है। और ये जहरीला उत्पादन जो है निर्यात करते हैं तो देश खरीदते नहीं, कहते हैं इसमें तो पेस्टिसाइड, कीटनाशक इतने, हम इसको नहीं लेंगे। तो चारों तरफ से इसका कितना दुष्परिणाम आर्थिक रूप से है। लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ गया, धरती का स्वास्थ्य बिगड़ गया। और ये जो अर्थवर्म जिसकी मैं चर्चा भी कर रहा था, ये इतने छिद्र धरती में बनाता है, धरती को मुलायम बना देता है, हल का काम यही करता है। और जब वर्षा आती है तो वो पानी खेत से बाहर नहीं बहता, अपितु इन्हीं छिद्रों से धरती के पेट में जाकर नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग का काम करता है। हमारे करोड़ों रुपया जो इस काम पे खर्च करते हैं, उनकी जरूरत। खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डालते हैं कुछ और खास खबरों पर, यानी हमारा सेगमेंट खास खबर। संसद के बजट सत्र के दौरान एक मिसाल पेश करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया साइकिल से संसद पहुंचे। बजट में कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। पीआईबी ने ये साफ कह दिया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान इस तरह के किसी प्रस्ताव की घोषणा नहीं की थी। भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 17 और उम्मीदवारों की सूची जारी की। लखनऊ कैंट सीट से ब्रजेश पाठक को प्रत्याशी बनाया है। लखनऊ मध्य से रजनीश गुप्ता, बीकेटी से योगेश शुक्ला, लखनऊ पूर्व से आशुतोष टंडन, ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर रहे राजेश्वर सिंह को सरोजनी नगर से टिकट मिला है। निर्वाचन आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को 15 विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। आयोग ने कहा कि जमीनी स्तर पर स्वतंत्र, निष्पक्ष और मतदाताओं के अनुकूल चुनाव कराने के लिए पर्यवेक्षक आयोग की आंख कान की तरह काम करेंगे। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,61,386 नए मामले सामने आए। वहीं 2,81,109 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना महामारी से बीते 24 घंटों में 1,733 लोगों की मौत हुई। देश में फिलहाल 16,21,603 कुल सक्रिय मामले हैं, जबकि रिकवरी रेट 94.91% है। हरियाणा में 1 महीने बाद एक बार फिर स्कूल और शिक्षा संस्थान खुल गए हैं। अभी 10वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खुल रहे हैं। कोरोना से बचाव का टीका नहीं लगवाने वाले विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है।
मध्य प्रदेश में एक बार फिर स्कूलों का संचालन शुरू हो गया है। राज्य शासन ने सोमवार को 50% क्षमता के साथ स्कूल खोलने की मंजूरी दे दी थी, जिसके तहत कक्षा 1 से 12वीं तक सभी कक्षाएं 50% उपस्थिति के साथ संचालित की गई हैं। आवासीय विद्यालय और छात्रावास भी 50% उपस्थिति के साथ खोले गए हैं। उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में फरवरी महीने के शुरुआती दिनों में भी ठंड से राहत नहीं मिल रही है। सर्दी और कोहरे की वजह से लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 2 दिनों में बारिश होने का अनुमान जताया है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक वायु गुणवत्ता सूचकांक 343 यानी बहुत खराब श्रेणी में है। नोएडा में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 358 पॉइंट के साथ बहुत खराब श्रेणी में, जबकि गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता सूचकांक 313 यानी खराब श्रेणी में है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने देश के सभी छात्रों, खासकर जनजातीय क्षेत्रों में स्थित एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के छात्रों से अधिक संख्या में परीक्षा पे चर्चा में प्रतिभाग करने की अपील की। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।